अभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। क्या कोई क्विज वगैरह कुछ चल रहा है क्या? हाँ सर, मैथ का सरप्राइज क्विज चल रहा है। अच्छा, अभी तक जो भी चीजें डिस्कस हुई, किसी को कहीं कोई दिक्कत? मोस्ट प्रोबेबली आज इवनिंग तक हम जो भी नोट्स हैं इस थर्ड यूनिट के वो हम तुम्हें सेंड कर देंगे। नो सर। सर आज से न्यू यूनिट चालू हो जाएगी ना, यूनिट 4। शुभम, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है बेटा। सर हम ये कह रहे हैं आज से न्यू यूनिट चालू हो जाएगी ना, न्यू। हाँ बेटा, हाँ शुभम, यूनिट 4 स्टार्ट हो गया। बाकी EC 44 की तो यूनिट 4 बहुत पहले स्टार्ट हो गई है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन का बेसिक तुमने ऑलरेडी देख लिया था, तो तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन की काफी चीजें तुम लोगों ने वहीं समझ ली थी। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या सिग्नल सिस्टम में सैम्पलिंग थ्योरम अभी तक पढ़ी है? नो सर। ठीक है, बताइए।
अच्छा, अभी तक जब हमने जितनी भी कम्युनिकेशन में जो भी बात की, वहां पे हम बात कर रहे थे हर जगह एनालॉग कम्युनिकेशन। ठीक, अब हमें क्या करना है कि एनालॉग सिग्नल से अब हम मूव करेंगे डिजिटल सिग्नल की तरफ। ठीक है, पहले हम पल्स मॉड्यूलेशन देखेंगे, देन जो फिफ्थ यूनिट है वहां पे आप एग्जैक्ट जो डिजिटल मॉड्यूलेशन है वो बेसिकली। तो हम लोगों ने कई बार ये बात भी की कि भाई एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, ठीक, लेकिन अभी तक ये बात नहीं की कि हाँ जो तुम्हारा कन्वर्जन एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला काम जो है वो किस तरह से होगा। अगर हमें किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है या डिजिटल पल्स में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से करते हैं। ठीक, यहाँ पे तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल दो प्रोसेस समझना है, एक सैम्पलिंग, दूसरा क्वांटाइजेशन। एक प्रोसेस है सैम्पलिंग, दूसरा है क्वांटाइजेशन। जब तुम एक ऐसा सिग्नल जो कि टाइम में कॉन्टिन्यूअस है, और कोई सिग्नल जो कि कॉन्टिन्यूअस है, बेसिकली हम बोले कि कोई एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, उसकी तुमने अगर सैम्पलिंग कराई, ठीक, उस सिग्नल की तुमने सैम्पलिंग कराई, तो जो आउटपुट में मिलेगा वो तुम्हें कैसा मिलेगा, डिस्क्रीट मिलेगा। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो सैम्पलर एक ऐसी डिवाइस है जो एक तरह से कह सकते हो कि एक टाइप ऑफ स्विच है। ठीक, कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो ऑन और ऑफ हो रहा है। मीनिंग जैसे मेरे पास ये एक सिग्नल था, ठीक, जो कि टाइम में कॉन्टिन्यूअस था। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि इस सिग्नल को, ये जो कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, इसको सैंपल कर दो विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज। ठीक, यानी इसकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हमने कितनी रखी है, 2 हर्ट्ज। लेट्स से जब सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो सैंपलिंग इंटरवल कितना होगा, 1/2 हर्ट्ज, यानी 0.5 सेकेंड। दैट मीन्स हम एक इस सिग्नल को एक ऐसी डिवाइस में इंसर्ट करा रहे हैं जहां पे क्या होगा, 0 वाला पॉइंट, उसके बाद 0 के बाद 0.5, फिर 1, 1.5, 2, 2.5, इस तरह से ये सैंपल्स कट करेगा। मीनिंग यहाँ की वैल्यू कट करेगा, यहाँ की वैल्यू कट करेगा, यहाँ पे वैल्यू कट करेगा। हर 0.5 सेकेंड के बाद वो वैल्यूज लेगा, और जो हमें आउटपुट मिलेगा, अब कैसा आउटपुट मिलेगा, सैंपलर के आउटपुट जो होगा वो तुम्हें ऐसे डिस्क्रीट सिग्नल मिलेंगे। और इन डिस्क्रीट सिग्नल्स को अगर देखोगे तो पहला तुम्हें 0.5 पे मिलेगा, दूसरा 1 पे मिलेगा, 1.5 पे मिलेगा, 2, 2.5, इस तरह से ये मिलेगा।
ठीक, तो हम बेसिकली तुम्हें ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि सैम्पलिंग प्रोसेस में जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या सैम्पलिंग इंटरवल बोला जाए तो उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। ठीक, मीनिंग हमारा यहाँ जो सैम्पलर है ये कर क्या रहा होगा, एक स्विच है जो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ऑन था, फिर ऑफ हो गया 0 प्लस पे, ऑफ रहा ऑफ रहा ऑफ रहा, 0.5 पे जब पहुंचे, t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड जब है तब वो ऑन हुआ। ऑन होने का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे उस टाइम पे उस टाइम पीरियड में जो भी वैल्यू होगी सिग्नल की उसको वो आगे पास करेगा। तो उसने ये वाला पार्ट, इस पार्ट को पास कर दिया। सिमिलरली फिर वो ऑफ हो गया, फिर जैसे ही t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे आए फिर वो ऑन हुआ। तो इस पॉइंट पे जो ये एम्पलीट्यूड है इस सिग्नल का, उस एम्पलीट्यूड को आगे ट्रांसफर कर दिया। और जब वो ऑफ था, जिस टाइम पीरियड में वो ऑफ था उस टाइम पे वो क्या आउटपुट देगा, आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। ठीक, मीनिंग एक डायोड का स्विचिंग सर्किट इमेजिन करो। एक डायोड है जो कि 0.5 पे ऑन हो रहा है, 1 पे ऑन हो रहा है और उन दोनों के बीच में ऑफ रह रहा है, और जब वो ऑफ रहेगा तो आउटपुट 0 आए। दैट इज व्हाई हमें जो आउटपुट मिल रहे हैं वो केवल 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, इन पॉइंट्स पे हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक, इस सैम्पलर को जो ये काम करता है इसको हम बोलते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट। इसको हम बोलते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट। मतलब सैंपल एंड होल्ड सर्किट की हेल्प से हम बेसिकली सैम्पलिंग कराते हैं। ठीक, और सैम्पलिंग होता क्या है, सैम्पलिंग काम क्या करता है, कि कॉन्टिन्यूअस सिग्नल को एक डिस्क्रीट सिग्नल में चेंज कर देता है। मीनिंग अगर ये मेरा सिग्नल एक ht सिग्नल है, वो सैम्पलिंग क्या करेगी, इसको चेंज करके x ऑफ nt में चेंज कर दी। यहाँ पे t क्या है, सैम्पलिंग इंटरवल, जैसे हमने यहाँ पे लिया था। और इस n की वैल्यू, इस n की वैल्यू हमेशा एक रियल वैल्यू होगी। ठीक है, हमेशा एक रियल वैल्यू होगी, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगी। ये फ्रैक्शन में n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी। इसी यहाँ पे देखो, यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, अगर हम x nt को इधर इधर पे लिखें, t की वैल्यू क्या है 0.5। तो एक वैल्यू हो सकती है जब n इज इक्वल टू 1 हो तो x ऑफ 0.5, n इज इक्वल टू 2 हो तो x ऑफ 1, n इज इक्वल टू 3 हो तो x ऑफ 1.5। इन वैल्यूज पे केवल सिग्नल डिफाइन होगा, बाकी किसी वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा। तो ये क्या है तुम्हारा सैम्पलिंग इंटरवल। ठीक, ये क्या है, कोई एक कांस्टेंट। इसमें किसी को कहीं कोई डाउट कि सैम्पलिंग होती क्या है, सैम्पलिंग में सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है और सैम्पलिंग इंटरवल क्या है। ठीक, हम सैम्पलिंग का मतलब ही यही है कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आप सिग्नल के सैंपल्स फाइंड आउट कर रहे हो, सैंपल्स बाहर निकाल रहे हो। तो हमने यहाँ 0.5 सेकेंड पे सैंपल लिया है, 0 फिर 1 पे लिया है, 1.5 पे लिया, इस तरह से लिया। ठीक, दूसरा प्रोसीजर जो यहाँ पे है, वो क्या है, क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन सिग्नल का, क्वांटाइजेशन सिस्टम का काम क्या है कि भाई इसको अगर इनपुट पे तुमने एक एनालॉग सिग्नल दिया, हमें ध्यान रखना है कि एनालॉग सिग्नल क्या है, वो सिग्नल्स
जो 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में कुछ भी एम्पलीट्यूड कैरी कर सकता है। इनका एम्पलीट्यूड 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, क्वांटाइजेशन का काम है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर। लेट्स से ये मेरे पास एक सिग्नल था, जैसे 1.2 है, 2.3 है, 2.9 है, 2.6 है, 3.2 है, 2.1 है, 1.1 है, ये 2.4। ठीक, ये भले ही हमने यहाँ पे कुछ ही वैल्यू दिखाई है, मान लो इसी तरीके के आगे और भी कई सारे ऐसे ही सैंपल्स होंगे जिनकी इनफाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक, ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है 0 से इंफिनिटी के बीच में। ठीक, अब जब हमें क्वांटाइजेशन कराना था तो हमने क्या कहा कि भाई इस पूरे सिग्नल को, ये जो इतने सारे हैं ना 2.3, 2.9, 2.6, ये सब, इन सबको कुछ ऐसा करो कि कुछ लिमिटेड पार्ट में ही ये चेंज हो जाए। हमने क्या सोचा, 0, 1, 2, 3, केवल ये 4 मैग्नीट्यूड हम लेंगे, इसी में इनको अप्रोक्सीमेट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे ये कुछ भी एम्पलीट्यूड ले सकता था, 1.1 भी ले सकता था, 2.1 भी ले सकता था और 2.4 भी ले सकता था, 2.3 भी ले सकता था, मीनिंग काफी नियर बाई का वॉल्यूम भी वो ले पा रहा था। अब डिजिटल बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने फिक्स कर दिए कि ये केवल 4 एम्पलीट्यूड ले सकता है। ठीक, 1.2 था तो वो 1 के नियर बाई है तो उसको 1 मान लिया, 2.3 था वो 2 के नियर बाई है तो उसको 2 मान लिया, 2.9 था वो 3 के नियर बाई है उसको 3 मान लिया, 2.6 है। ठीक, हमेशा हम जब राउंड ऑफ करते हैं तो 2.5 से अगर ज्यादा है तो उसको 3 से राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये 3 हो गया। 3.2 है उसको भी हमने 3 से ही राउंड ऑफ कर दिया, 2.1 है तो 2 से, 1.1 अगेन 1 से, 2.4 अगेन 2 से। ठीक, देखो अभी तुम्हारे पास कितने एम्पलीट्यूड थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब तुम्हारे पास नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड कितने हैं, केवल 4। ठीक, ये हमारा केवल एग्जांपल था कि यहाँ पे हमने 8 एम्पलीट्यूड यूज किए थे, जबकि प्रैक्टिकली जस्ट इमेजिन करो जब तुम्हारी वॉइस जो कि एक एनालॉग सिग्नल है, उसमें कितना ज्यादा वेरिएशन होता है एम्पलीट्यूड का। ठीक, उसको इवन मेजर कर पाना भी इम्पॉसिबल होता है। तभी जब तुम्हारी वॉइस को एनालिसिस करनी होती है यूजिंग सम कंप्यूटर, तो हम किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके, तो पहले हमें इस वॉइस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि अगर उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं करोगे तो वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स होंगे। ठीक, और हर एम्पलीट्यूड की एक पर्टिकुलर कोड तुम प्रोवाइड करना चाहोगे 0001 में। अब सोचो इनफाइनाइट कोड्स तुम्हें लिखने पड़ेंगे। ठीक, मीनिंग हमें पता है कि अगर n बिट होती है तो 2 टू द पावर n इतने कोड लिखे जा सकते हैं। अब ये 2 टू द पावर n इंफिनिटी होने के लिए n की वैल्यू भी तो इंफिनिटी हो जाएगी। 2 टू द पावर, ये डिजिटल का कॉन्सेप्ट है, शायद सभी को याद होगा, वहां पे हमने पढ़ा है कि अगर n बिट है तो n बिट के लिए n बिट से हम 2 टू द पावर n डिफरेंट कोड्स
जनरेट कर सकते हैं। ठीक, अगर 2 बिट है तो 4 बिट है तो 16, इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है। और हमें क्या चाहिए, क्योंकि एक एनालॉग सिग्नल अगर मान लो हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, वहां पे 0 से लेके इनफाइनाइट तक इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड है, हर एम्पलीट्यूड को एक कोड असाइन करना है, मीनिंग कितने डिफरेंट कोड हमें चाहिए, इन्फिनिटी। और उसके लिए नंबर ऑफ बिट कितनी रिक्वायर्ड होंगी, इन्फिनिटी। तो भाई आज तुम अपना वॉइस सिग्नल देते तो शायद सालों बाद तुम्हारे वॉइस की एनालिसिस हो पाती, अगर हम एनालॉग पे ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ से तुम्हें ये भी पॉइंट ध्यान रखते हुए चलना है कि हाँ डिजिटल और एनालॉग में डिफरेंस क्या है, और डिजिटल और एनालॉग में फायदे क्या है, क्या नुकसान है, क्या फायदे। तो क्वांटाइजेशन बेसिकली हमारा क्या प्रोसीजर है, जिसमें हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक इस बेसिक में किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। अब हमें जो पहला मॉड्यूलेशन या पहला डिजिटल ट्रांसमिशन का वे जो देखना है, वो है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। क्या है ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन? अब इस पल्स कोड मॉड्यूलेशन में ये किस तरह से काम करता है, तो जो भी अभी 2 कंपोनेंट हमने देखे थे ना, एक सैम्पलर यानी सैम्पलिंग और दूसरा क्वांटाइजेशन, ये बेसिक कंपोनेंट है तुम्हारे इस पल्स कोड मॉड्यूलेशन। जब पल्स कोड मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, लेट्स से मेरे पास ये मैसेज सिग्नल है एमटी। इस मैसेज सिग्नल को, ये जो मैसेज सिग्नल होगा मेरा, ये एक एनालॉग मैसेज सिग्नल होगा, मीनिंग या तो मेरी वॉइस होगी या कोई वीडियो सिग्नल होगा। और हो सकता है इस मैसेज सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो इनफाइनाइट हो, मीनिंग जो फिजिकली जनरेटेड जो सिग्नल्स होते हैं उनकी बैंडविड्थ का भी कोई लिमिटेशन नहीं होता। ये पॉइंट भी याद रखना, जो फिजिकली जनरेटेड तुम्हारे सिग्नल होते हैं, जो हम लोग अपनी ह्यूमन वॉइस जनरेट करते हैं, ठीक है, उनका कोई उनकी जो बैंडविड्थ है उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। जैसे हमने अभी तक जब पढ़ा तो हमने हर बार कह देते थे कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो 0 से FM के बीच में लाई कर रहा है, वहां हम डिफाइन कर देते थे कि हमारा जो सिग्नल है वो FM बैंडविड्थ का है। बट इन जनरल ऐसा होता नहीं है, फिजिकली ऐसा नहीं होता है। तो एक यहाँ पे हमें लो पास फिल्टर लगाना होता है, लो पास फिल्टर लगाना। ये बेसिकली लो पास फिल्टर क्या करता है, यहाँ पे इस मैसेज सिग्नल की इनफाइनाइट बैंडविड्थ थी, ठीक, अब इनफाइनाइट बैंडविड्थ वाला सिग्नल लेके आओगे तो फिर वही प्रॉब्लम जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चैनल में ट्रांसमिशन के लिए बहुत दिक्कत आएगी। चैनल के ट्रांसमिशन में, क्योंकि भाई अगर तुम्हें इनफाइनाइट बैंडविड्थ का सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए इनफाइनाइट चैनल बैंडविड्थ भी चाहिए, तो वो ऐसा ना हो उसके लिए यहाँ पे लो पास फिल्टर लगाते हैं, ठीक। और इस लो पास फिल्टर का जो बैंड पास है, कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी तक को ये पास करेगा, उसको हम अपने अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि भाई इस मैसेज सिग्नल का जितने सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, हमने तुम्हें कल भी बताया कि सिग्निफिकेंट कंपोनेंट तुम्हारे लो फ्रीक्वेंसी पे लाई करते हैं, तो मीनिंग हमारे सिग्नल की क्वालिटी डिस्टॉर्ट ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम लो पास फिल्टर डिजाइन करते हैं। मीनिंग जैसे हमें पता चला जो हमारा सिग्नल है, अगर हम 0 से 15 हर्ट्ज तक इस मैसेज सिग्नल को कंसीडर करें तो हमारे सिग्नल की क्वालिटी में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, क्वालिटी कुछ खराब नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, अपने लो पास फिल्टर को 15 हर्ट्ज पे सेट कर देंगे,
मीनिंग 0 से लेके 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ये पास करेगा, बाकी को छोड़ देगा। ठीक, अब जब ये लो पास फिल्टर से पास होके आया, मान लिया ये मेरा एक एनालॉग सिग्नल है एमटी, ठीक, ये टाइम में कॉन्टिन्यूअस भी है और एनालॉग भी है। ठीक, एनालॉग क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट एम्पलीट्यूड, कुछ भी एम्पलीट्यूड ले सकता है। कॉन्टिन्यूअस क्यों? क्योंकि हर टाइम पे डिफाइंड है। सबसे पहला काम हमारा होगा इस मैसेज सिग्नल को हम क्या करेंगे, सैम्पलर से ट्रांसमिट करेंगे। सबसे पहले हम सैम्पलर से फाइंड आउट करेंगे। जब इस सैम्पलर से का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हमने अभी देखा कि सैम्पलर कैसे काम करता है। ठीक, वैसे हमने कहा इसका जो टाइम पीरियड है वो टीएस है। ठीक, सैम्पलर का हमने टाइम पीरियड टीएस ले लिया, तो ये जो आउटपुट देगा वो कैसा होगा, ये टीएस, 2ts, 3ts, 4ts, 5ts, 6ts, 7ts, इस तरह से हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। और इसको क्या लिखेंगे, एम एन टी। एन क्या है, एक कांस्टेंट है, और टीएस क्या है, सैम्पलिंग इंटरवल। ठीक, अभी जो टाइमलाइन है, अभी तक यहाँ टी थी ना, अभी टाइमलाइन क्या हो जाएगी, एन। एन की डिफरेंट वैल्यू पे एनटीएस की डिफरेंट वैल्यू। सैम्पलर ने क्या काम किया, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट में चेंज किया। अब ये जो आउटपुट है, अभी जो डिस्क्रीट सिग्नल है, ये जाएगा क्वांटाइजर। ठीक, वैसे जो मेरा ये सिग्नल था इसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज थे, 1.1, 2.1, 1.2, this was not 2.1, 1.9 ले लेते हैं, ये है 2.3, ये है 1.8, ये है तुम्हारा 1.6, 1. ये 0.9। ठीक, अब इन एम्पलीट्यूड्स को देख के हमें डिसाइड करना होता है कि ये जो क्वांटाइजर हमने लगाया है इसमें कितने नंबर ऑफ लेवल हमें कंसीडर करने हैं। नंबर ऑफ लेवल का मतलब क्या है कि कितने डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हमें कंसीडर करने हैं। जैसे यहाँ पे हमने नंबर ऑफ लेवल कितने लिए थे, 1, 2, 3, 4, 4 लेवल कंसीडर किए थे। ठीक, अभी आगे इसकी मैथमेटिक्स भी देखेंगे कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ लेवल फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ लेवल। ठीक, लेकिन इन जनरल हमें समझना है कि ये हम डिसाइड करते हैं क्वांटाइजर में कि टोटल कितने नंबर ऑफ लेवल हमें लेने हैं। ठीक, अब लेट्स से अगेन हमने 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3। अच्छा, एक पॉइंट याद रखना, जो क्वांटाइजर है पीसीएम का, ठीक, उसके जो नंबर ऑफ लेवल होंगे वो हमेशा इवन नंबर में होंगे। या तो 2 लोगे या 4 लोगे, 6 लोगे, 8 लोगे, सॉरी इवन नंबर में नहीं, 2 की पावर्स में होंगे। मीनिंग या तो 2 ले सकते हो
4 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, 32 ले सकते हो। अभी समझ में आएगा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इसका जो लेवल का जो फॉर्मूला है वो 2 टू द पावर समथिंग का ही फॉर्मूला है। तो इसी वजह से या तो 2 लोगे या 4 लोगे, 8, 16 ऐसे 2 की पावर में के ही कंपोनेंट ले सकते हो। जो नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड हम सेलेक्ट करें, जैसे यहाँ पे हमने 4 लिया है, ठीक, या तो हम केवल 0 और 1 को ले लेते हैं, लेकिन हमारा 0 और 1 से केवल 0 1 से काम नहीं चलता है कि यहाँ एक सिग्नल 2.3 भी है, हमें 2 भी लेना था, राइट। दैट इज व्हाई हमने ये 4 का कॉम्बिनेशन लिया। अब जो आउटपुट दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? 1.1 को ये अप्रोक्सीमेट कर देगा 1, 1.9 को अप्रोक्सीमेट कर देगा 2, 1.2 को अप्रोक्सीमेट कर देगा 1, 2.3 को अप्रोक्सीमेट कर देगा 2 पर, 1.8 को 2 पर, 1.6 को 2 पर, 0.9 को 1 पे। अब जरा ध्यान से देखो तो क्या जो अब सिग्नल की अगर हम बात करें तो कुछ सिग्नल इस तरह से बना हुआ है, जो येलो डॉटेड लाइन हमने बनाई है ये बेसिकली हमारा क्या मैसेज सिग्नल को शो कर रहा है ना। अभी इस बात को भी समझेंगे, जैसे हमने अभी तक क्या इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया, वापस सुनने के लिए, उस सिग्नल को समझने के लिए वापस हमें उसे एनालॉग में चेंज करना होगा ना भाई। कंप्यूटर की हम 0101 की लैंग्वेज तो नहीं देख सकते ना, हमें अगर उसको सुनना है तो अगेन उसको डिजिटल में चेंज करना होगा ना। और जब डिजिटल में चेंज करोगे तो इन्हीं पीक एम्पलीट्यूड्स को ही तुम कैरी करते हुए जाओगे। तो मीनिंग जो तुम्हें आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, जो हमने यहाँ पे येलो डॉटेड लाइन बनाई। अब ध्यान से देखो कि जो तुमने यहाँ पे एम्प्टी था और जो यहाँ पे डिजिटल होने के बाद जो हमें इसका कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, उन दोनों में चेंजेस है, ठीक। ये प्रॉब्लम ना आए उसके लिए ही सैम्पलिंग थ्योरम बनी है। अभी समझते हैं क्या? अब इस क्वांटाइजर के बाद एक इनकोडर लगा होता है। अच्छा, इनकोडर का काम क्या है? जितने भी तुमने यहाँ लेवल्स कंसीडर किए 0 1 2 3 सबको एक कोड असाइन कर। अब जैसे यहाँ 4 लेवल्स हैं तो 4 लेवल को अगर हमें 4 डिफरेंट कोड्स जनरेट करने हैं तो उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? 2 बिट की, है ना। n इज इक्वल टू, जब 2 होगा तभी तो 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 4 होगा। 4 कोड की हमें रिक्वायरमेंट है तो वो कोड क्या होगा? 0 के लिए 0 0 दे दिया, 1 के लिए 0 1 दे दिया, 2 के लिए 1 0 दे दिया और 3 के लिए 1 1 दे दिया। इनकोडर का ये काम। ठीक, अब इनकोडर से निकलने के बाद ये सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए आगे बढ़ता है। ठीक, रास्ते में नॉइस आती है, और इस नॉइस के इफेक्ट को कम करने के लिए यहाँ एक और ब्लॉक लगा होता है, रीजनरेटिव रिपीटर। जिनके घरों में वो पुराना पहले वाला जो केबल टीवी आता था जिसमें एक केबल कनेक्शन वाला आपके घर में एक वायर लगा जाता था, जिन्होंने उस कनेक्शन को देखा होगा वो इस बात को भी जानते होंगे कि भाई जब केबल वाला कनेक्शन लगाता था तुम्हारे घर के पास में भी एक बॉक्स लगा के जाता था, कहते थे कि ये डिबिया लगी हुई है। ठीक, बेसिकली वो जो बॉक्स लगा के जा रहा है ना, अगर वो प्रॉपर है तो वो बेसिकली एक तरह का रीजनरेटिव रिपीटर ही होता है।
जो क्या कर रहा है, आपने आपके सिग्नल को रीजनरेट कर रहा है। अगर सिग्नल बीच में कहीं कुछ गड़बड़ा गया है, कुछ नॉइज की वजह से उसका डिस्टॉर्शन हो गया है, तो आपका जो वो वहाँ जो एक बॉक्स लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, उसको रीजनरेट कर रहा है। अभी समझते हैं कि रीजनरेटिव रिपीटर किस तरह से काम करता है। ठीक। अब इस रीजनरेटिव रिपीटर्स, अच्छा ये जो रीजनरेटिव रिपीटर्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हमें ये लगाने रहते हैं, ताकि जो नॉइज का इफेक्ट है उसको हम खत्म करते रहे। अब ये वापस यहाँ पे रिसीवर पे पहुंच गया हमारा सिग्नल, ठीक है, चला था, ये हमारा रिसीवर पे पहुंचा। रिसीवर साइड पे जस्ट इसका उल्टा काम होता चले जाएगा। सबसे पहला काम इनकोडर को, इनकोडर है तो इसको डिकोड करना पड़ेगा। मीनिंग ये क्या करेगा, इस 0 को 0 से रिप्रेजेंट करेगा, 1 को 1 से रिप्रेजेंट करेगा, 10 को 2 से और 11 को 3 से। ठीक, डिकोडर ने डिकोडिंग कर दी। उसके बाद ध्यान रखना इस क्वांटाइजर का कोई भी रिवर्स प्रोसेस नहीं है। ठीक, एक काम करो, पहले सभी लोग क्लास को रिज्वाइन कर लो।